अगले कुछ दिन सरप्राइजिंगली काफी शांत बीते और ऑनेस्टली मुझे ये शांति अच्छी लगने लगी थी। सुबह मैं जल्दी उठता, नाश्ता बनाता, फिर याओ मिंग के साथ ऑफिस चला जाता। शुरुआत में लोग मुझे देखकर बस यही सोचते थे कि मैं उसकी जिंदगी का एक्स्ट्रा हिस्सा हूँ, लेकिन टिम वाले इंसिडेंट के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझे ओपनली डिसरिस्पेक्ट करने, क्योंकि सबके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, आखिर लो ग्रुप ने याओ मिंग को फेवर क्यों किया। दूसरी तरफ याओ खुद भी इस बात को लेकर परेशान थी। वो कई बार इनडायरेक्टली मुझसे पूछने की कोशिश करती, लेकिन हर बार मैं कैजुअली बात घुमा देता और वो भी ज्यादा फोर्स नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों से साफ पता चलता था कि उसके दिमाग में ये बात लगातार चल रही है। इन दिनों हमारी जिंदगी स्ट्रेंजली नॉर्मल हो गई थी। सुबह साथ निकलना, लंच कभी साथ करना, रात को वापस आकर कभी साथ खाना बनाना, कभी बालकनी में बैठकर कैजुअली बातें करना और कभी बस बिना बोले एक दूसरे के पास बैठना। और शायद यही चीज सबसे डेंजरस थी, क्योंकि बिना नोटिस किए मैं धीरे धीरे उसकी मौजूदगी का आदी होता जा रहा था। एक रात हम दोनों बालकनी में बैठे थे, नीचे पूरा शहर रोशनी में चमक रहा था और हवा काफी ठंडी। तभी उसने अचानक पूछा, तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत अजीब है? मैंने उसकी तरफ देखा और कैजुअली पूछा, क्या? उसने धीरे से कहा, लुओ, ग्रुप किसी को बिना वजह सपोर्ट नहीं करता और जिस तरह टिम बिहेव कर रहा था वो नॉर्मल नहीं था। वो आदमी किसी के सामने सिर नहीं झुकाता, लेकिन उस दिन वो ऑलमोस्ट डर रहा था। मैंने उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर हंसी रोकी, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता कि जिस लू फैमिली की बात वो कर रही है उसका असली वारिस उसके सामने बैठा है, तो शायद वो अभी यहीं बोलना भूल जाती। लेकिन बाहर से मैंने बस इतना कहा, शायद तुम्हारी मेहनत फाइनली लोगों को दिखने लगी है। उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, जैसे वो मेरे चेहरे से कुछ पढ़ना चाहती हो, लेकिन फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। उस रात के 2 दिन बाद सुबह मैंशन के बाहर अचानक एक के बाद एक ब्लैक लग्जरी कार्स आकर रुकी। पूरा स्टाफ पैनिक में बाहर भागा, क्योंकि उन गाड़ियों पर जो सिंबल बना था उसे देखकर किसी को भी समझ आ जाता कि ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है। वो लो फैमिली का रॉयल क्रेस्ट था और सिर्फ क्रेस्ट देकर ही लोगों की टांगें कांपने लगती थीं। मैं नीचे उतरा और जैसे ही मेन डोर खुला मेरी नजर उस औरत पर पड़ी जो सबसे आगे खड़ी थी। लंबा ब्लैक कोट, कोल्ड एक्सप्रेशन, शार्प आईज और उसके आसपास ऐसा दबाव था कि बॉडीगार्ड्स भी उसके सामने छोटे लग रहे थे। लेकिन उसे देखते ही मेरे चेहरे पर पहली बार जेन्युइनली मुस्कान आ गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी बड़ी बहन लो में थी। लो फैमिली की फॉरेन ऑपरेशंस हेड, इंटरनेशनल मार्केट की अनक्राउंड क्वीन। कई फॉरेन कंपनी सिर्फ उसके एक डिसीजन से ऊपर उठती या खत्म हो जाती थी, लेकिन मेरे लिए वो बस मेरी सीसी थी, वही जिसने बचपन से मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। जब पूरा परिवार चाहता था कि मैं बिजनेस सीखूं, तभी उसी ने सीक्रेटली मेरा साथ दिया था। जब मैं दुनिया घूमना चाहता था और फैमिली से दूर जाना चाहता था, तो उसी ने ग्रैंडफादर को मनाया था और जाते वक्त सैटेलाइट फोन भी उसी ने मुझे दिया था, क्योंकि उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं मैं सच में गायब ना हो जाऊं। भले ही पिछली जिंदगी में वो फोन कभी ना बजा हो, लेकिन उसने कभी मेरी खबर लेना बंद नहीं किया था। वो सीक्रेटली हमेशा मेरी जानकारी रखती रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे की सारी कोल्डनेस एक सेकंड के लिए टूट गई। उसकी आंखों में साफ राहत दिखी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि याओ मिंग वहीं खड़ी थी। वो धीरे धीरे अंदर आई और प्रोफेशनल टोन में बोली, एमएस याओ, आपको पर्सनली इनवाइट करने भेजा गया है। पूरा हॉल जैसे फ्रीज हो गया, क्योंकि सामने खड़ी औरत सिर्फ कोई एग्जीक्यूटिव नहीं थी, वो लो में थी, जिसका नाम सुनकर दूसरे देशों की कंपनीज तक केयरफुल हो जाती थी। याओ मिंग क्लियरली नर्वस हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और पोलाइटली उनका स्वागत किया। फिर धीरे से पूछा, क्या लू फैमिली का यंग मास्टर भी पार्टी में होगा? मेरी बहन ने एक सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसने एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लिया और बोली, अगर उनका मन हुआ तो शायद। मैंने तुरंत नजर दूसरी तरफ घुमा ली, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था कि वो जानबूझकर मुझे टीज कर रही है। कुछ देर बाद याओ मिंग अरेंजमेंट्स देखने चली गई और जैसे ही वो दूर गई, मेरी बहन सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। फिर बिना वार्निंग के उसने मेरे सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और धीमे से बोली, इतने साल गायब रहने के बाद यही हालत बना ली है अपनी? मैं हंस पड़ा और धीरे से कहा, सीसी लोग देख रहे हैं। उसने गुस्से से मुझे देखा, लेकिन उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। वो बोली, इडियट, तुम्हें अंदाजा भी है फैमिली कितनी परेशान थी? ग्रैंडफादर भले कुछ ना बोले, लेकिन हर साल सीक्रेटली तुम्हारी लोकेशन ढूंढते रहे। और मैं कुछ सेकंड के लिए सच में चुप हो गया, क्योंकि ये बातें मैंने कभी सीरियसली सोची ही नहीं थी। मैं हमेशा खुद को अकेला समझता रहा, लेकिन शायद मैं कभी अकेला था ही नहीं। मैंने धीरे से कहा, सॉरी। उसने लंबी सांस ली और फिर मेरे बाल ठीक करते हुए बोली, छोड़, अब वापस आ गया है, वही काफी है। फिर अचानक उसकी नजर ऊपर बालकनी पर गई, जहां याओ मिंग वापस आती दिख रही थी, और अगले ही सेकंड मेरी बहन फिर से वही कोल्ड रॉयल मोड में लौट आई, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जाते जाते वो मेरे करीब आई और बहुत धीमे से बोली, वैसे पूरी फैमिली तुम्हारी वाइफ को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। ये सुनते ही मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ कि अगर पार्टी में याओ मिंग को मेरी असली पहचान पता चल गई, तो इस बार शॉक्ड होने की बारी उसकी होगी। और ऑनेस्टली मैं पहली बार उस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। जब आखिरकार हम निकलने लगे, तो मैंशन के बाहर पहले से ही लंबा काफिला खड़ा था। आगे पीछे ब्लैक लग्जरी कार्स, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी बाइक्स, और बीच में हमारी कार। पूरा रास्ता साफ कराया जा चुका था। याओ मिंग मेरी बगल में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ नर्वसनेस थी। वो बाहर देख रही थी और शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि लुओ फैमिली सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप नहीं, बल्कि इस देश की असली ताकत है। जैसे ही हमारा काफिला मेन सिटी रोड पर आया,
सड़क पर चलते लोग रुक रुक कर देखने लगे। कई लोग फोन्स निकाल कर वीडियो बना रहे थे, क्योंकि ऐसा कन्वॉय आम लोग सिर्फ न्यूज में देखते थे। कुछ लोग तो सिर्फ क्रेस्ट देखकर ही समझ गए कि लुओ फैमिली का कोई बड़ा मेंबर जा रहा है, और उनके चेहरे पर वही रिएक्शन था जो आम लोगों का किसी राजा को देकर होता है। मैं क्वाइटली विंडो के बाहर देख रहा था, जबकि अंदर ही अंदर मुझे हल्की हंसी आ रही थी, क्योंकि मेरे बगल में बैठी लड़की अभी भी नहीं जानती थी कि वो जिस फैमिली के फंक्शन में गेस्ट बनकर जा रही है, उसी फैमिली का अगला वारिस उसके ठीक बगल में बैठा है। याओ मिंग ने धीरे से पूछा, तुम इतने काम कैसे हो? मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कैजुअली बोला, नर्वस होने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। उसने कुछ सेकंड मुझे देखा और फिर हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन उसके हाथ अब भी थोड़े टेंस थे। शायद वो खुद रियलाइज नहीं कर रही थी, लेकिन उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और रास्ते भर छोड़ा नहीं। लगभग 10 मिनट बाद हमारा कॉन्वॉय फाइनली लुओ मैंशन के मेन गेट के सामने रुका, और जैसे ही गेट्स खुले याओ मिंग सच में कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई, क्योंकि सामने जो था वो मैंशन कम एक रॉयल पैलेस ज्यादा लग रहा था। चारों तरफ फाउंटेन्स, गोल्डन लाइट्स, रॉयल गार्डन्स और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर छोटी छोटी रोड्स बनी हुई थी। डजन्स लग्जरी कार्स पहले से वहां खड़ी थी, और हर तरफ सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि किसी देश के समिट जैसी फीलिंग आ रही थी। जैसे ही हमारी कार रुकी, दोनों तरफ खड़े स्टाफ और गार्ड्स एक साथ झुक गए, और एंट्रेंस के दोनों तरफ खड़ी मेड्स ने सिमुल्टेनियसली वेलकम किया। पूरा माहौल इतना ग्रैंड था कि कोई भी पहली बार देखकर दबाव महसूस करे। कहने को ये एक कंपनी पार्टनरशिप सेलिब्रेशन थी, लेकिन मुझे पता था कि ये सब लार्जली याओ मिंग के लिए अरेंज किया गया है, क्योंकि ग्रैंडफादर पहले ही तय कर चुके थे कि फैमिली उसे ऑफिशियली देखेगी और शायद एक्सेप्ट भी करेगी। याओ मिंग जैसे ही अंदर गई, लगभग हर नजर उसी पर टिक गई, क्योंकि हाल के दिनों में उसका नाम ऑलरेडी पूरे बिजनेस वर्ल्ड में फैल चुका था। ऊपर से लुओ फैमिली का ओपनली सपोर्ट करना उसे और डेंजरस बना चुका था। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, फॉरेन डेलीगेट्स सब उससे पॉलिटली बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हर कोई समझ रहा था कि अगर याओ फैमिली और लुओ फैमिली का रिश्ता मजबूत हुआ तो आने वाले समय में पावर बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है। मैं कुछ देर तक उसके साथ ही रहा, उसे अलग अलग लोगों से मिलवाता रहा। हालांकि टेक्निकली मुझे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां मौजूद कई लोग मुझे पहचानते थे, लेकिन ग्रैंडफादर के ऑर्डर की वजह से सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। याओ मिंग भी धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगी थी। शुरुआत का नर्वसनेस अब एक्साइटमेंट में बदल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बार बार पूरे हॉल को देख रही थी, जैसे वो इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद वो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशन में बिजी हो गई, और मैंने कैजुअली कहा, मैं अभी आता हूँ, रेस्ट रूम जा रहा हूँ। उसने बिना ज्यादा सोचे सिर हिला दिया, और मैं धीरे से क्राउड से निकलकर मैंशन के अंदर वाले प्राइवेट एरिया में चला गया, जहाँ सिर्फ फैमिली मेंबर्स को जाने की परमिशन थी। जैसे ही मैं अंदर गया, एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल गया। बाहर जहाँ लाउड म्यूजिक और लोगों की आवाजें थीं, वहीं अंदर सब शांत और डिसिप्लिन्ड था। मैं सीधे उस प्राइवेट रूम में पहुंचा जहाँ ग्रैंडफादर पहले से बैठे थे, और मेरी बड़ी बहन लुओ मेई भी वहीं थी। जैसे ही मैं अंदर गया, ग्रैंडफादर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, आखिरकार हमारा खोया हुआ शेर वापस लौट ही आया। मैं हंस पड़ा और उनके सामने बैठ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तैयार हो जाओ, आज के बाद तुम फिर नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऑफिशियली सबसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ऑनेस्टली मुझे भी पता था कि अब चीजें छुपी नहीं रह सकती। मैं उठकर अंदर वाले रूम में जाने लगा, जहाँ स्पेशल क्लोथ्स रेडी थे, लेकिन जाने से पहले मैंने अपनी सिस्टर की तरफ देखकर कहा, सिसी याओ का ध्यान रखना, इतने बड़े इवेंट में कुछ लोग जल भी सकते हैं। मेरी सिस्टर तुरंत मुस्कुरा दी और टीजिंग टोन में बोली, ओहो यंग मास्टर, अब ऑफिशियली चिंता भी होने लगी है। मैंने उसे घूर कर देखा, लेकिन वो बस हंस पड़ी। फिर बोली, टेंशन मत लो, तुम्हारी वाइफ को कोई टच भी नहीं कर पाएगा। और ये कहकर वो बाहर हॉल की तरफ चली गई। उसी समय शहर के दूसरी तरफ एक छोटे से रेस्टोरेंट में चैन वेई वेटर की नौकरी कर रहा था। उसके चेहरे से पहले वाला एरोगेंस पूरी तरह गायब हो चुका था। वो ट्रेज उठाकर टेबल्स पर सर्व कर रहा था। तभी रेस्टोरेंट के टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चलने लगा। लुओ फैमिली का ग्रैंड इवेंट पूरे देश में खबर बना हुआ था। स्क्रीन पर याओ मिंग दिखाई दी। एलिगेंट ड्रेस में पावरफुल बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस उसके आसपास खड़े थे, और उसे देखकर चेन वेई के हाथ अपने आप कस गए। उसके चेहरे पर साफ जलन और नफरत थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि जिस लड़की को वो नीचे गिराना चाहता था, वो आज उससे कहीं ऊपर पहुंच चुकी है, और वो खुद एक वेटर बनकर टीवी देख रहा है। उधर मैंशन के ग्रैंड हॉल में माहौल और हैवी होता जा रहा था, क्योंकि हर किसी की नजर बार बार स्टेयरकेस और सेंट्रल स्टेज पर जा रही थी। सब जानते थे कि अगर लुओ फैमिली का हेड खुद सामने आने वाला है तो जरूर कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। और फिर अचानक हॉल की लाइट्स हल्की डिम हुई, म्यूजिक धीरे धीरे बंद हो गया, और अगले ही पल मेरे ग्रैंडफादर स्टेज पर पहुंचे। उनके हाथ में माइक था, और जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा, पूरा हॉल ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली शांत हो गया। बिजनेसमैन सीधे खड़े हो गए, पॉलिटिशियंस रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशंस में आ गए। कई लोग तो सिर्फ इस उम्मीद में आगे बढ़ने लगे कि शायद उन्हें उनसे दो शब्द बात करने का मौका मिल जाए, क्योंकि इस देश में पावर का असली मतलब अगर किसी फैमिली से जुड़ा था तो वो लुओ फैमिली थी, और उस फैमिली का मुखिया इस वक्त स्टेज पर खड़ा था। ग्रैंडफादर ने पूरे हॉल पर नजर डाली और हल्की मुस्कान
के साथ माइक उठाया और उसी मोमेंट पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया, क्योंकि हर किसी को महसूस हो गया था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो आने वाले समय में पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिला देगा। ग्रैंडफादर स्टेज पर खड़े थे और पूरे हॉल में ऐसी खामोशी थी जैसे हर कोई उनकी अगली बात का इंतजार कर रहा हो, लेकिन उन्होंने शुरुआत हमेशा की तरह उसी सादगी से की जिसने उन्हें बाकी ताकतवर लोगों से अलग बनाया था। उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने बिजनेस पार्टनर्स को ग्रीटिंग्स दी, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, फिर फॉरेन डेलीगेट्स को, और फिर हॉल के किनारे खड़े पुराने वर्कर्स तक को नाम लेकर ग्रीट किया। ना उनकी आवाज में घमंड था, ना चेहरे पर सुपीरियरिटी, और यही वजह थी कि इस देश में लोग उनसे सिर्फ डरते नहीं थे, दिल से रिस्पेक्ट भी करते थे, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं थे जो ताकत मिलने के बाद इंसानों को छोटा समझने लगे हैं। वहां मौजूद हर इंसान उनकी उदारता का गवाह था, वर्कर हो या पॉलिटिशियन, सबको उन्होंने एक जैसी रिस्पेक्ट दी। और शायद यही वजह थी कि इतने सालों बाद भी लुओ फैमिली सिर्फ अमीर नहीं बल्कि इन्फ्लुएंशियल थी। कुछ देर उन्होंने कैजुअली बिजनेस वर्ल्ड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और इस देश के बदलते समय के बारे में बातें की। लोग ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि उनके हर शब्द की कीमत थी, लेकिन फिर अचानक उनका टोन थोड़ा बदल गया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज मैं अपनी लुओ फैमिली को अपने पोते से मिलवाने जा रहा हूं। और ये सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई, क्योंकि हर कोई जानता था कि लुओ फैमिली का एक ग्रैंडसन है, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था। उसके बारे में सिर्फ रूमर्स थे, कोई कहता था वो विदेश में है, कोई कहता था वो फैमिली बिजनेस सीक्रेटली संभाल रहा है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। ग्रैंडफादर ने आगे कहा, उसकी काबिलियत मुझसे भी कई गुना बेहतर है और मुझे उम्मीद है कि वो इस देश और इस दुनिया को हमसे भी बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ये वर्ड्स पूरे हॉल में गूंजे, हर किसी की नजर स्टेज और आसपास घूमने लगी। याओ मिंग उसी समय मेरी बड़ी बहन लुओ मेई के साथ खड़ी थी और ऑनेस्टली उसके चेहरे पर भी एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। वो भी उस इंसान को देखना चाहती थी जो आने वाले समय में पूरी लू फैमिली संभालने वाला था। मेरी सिस्टर बस क्वाइटली उसे देख रही थी और अंदर ही अंदर मजे ले रही थी, क्योंकि सिर्फ उसे पता था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। तभी हॉल की लाइट्स धीरे धीरे डिम होने लगी, पूरा माहौल बदल गया, बैकग्राउंड म्यूजिक धीमा हो गया और अचानक एक स्पॉटलाइट हॉल के दूसरी तरफ जाकर रुकी, सीधे मेरे ऊपर। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, ब्लैक सूट में काम एक्सप्रेशन के साथ पूरा हॉल अब मुझे देख रहा था। कुछ लोग मुझे पहले से पहचानते थे, इसलिए उनके चेहरे पर रिस्पेक्ट था। कुछ पूरी तरह शॉक थे, क्योंकि उनके लिए मैं बस याओ मिंग का शांत और बेकार पति था। और कुछ लोग जेलसी भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि जिस पोजीशन तक पहुंचने का लोग सपना देखते हैं, मैं वहां पैदा हुआ था। लेकिन उन सब नजरों से अलग मैंने सिर्फ एक इंसान को देखा, याओ मिंग। उसके चेहरे से लिटरली हवा उड़ चुकी थी, उसकी आंखें पूरी तरह फैल चुकी थी, जैसे उसका दिमाग रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हो। वो इतनी शॉक्ड थी कि उसे पता ही नहीं चला मैं कब स्टेज से नीचे उतरकर उसके सामने आ गया। पूरा हॉल अब हमें ही देख रहा था, लेकिन वो अब भी फ्रोजन खड़ी थी। उसी समय शहर के दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में चैन वेई कस्टमर्स को सर्व कर रहा था और टीवी पर वही लाइव अनाउंसमेंट चल रही थी। जैसे ही उसने मुझे स्क्रीन पर देखा, उसके हाथ से ट्रे का बैलेंस बिगड़ गया और पूरा खाना कस्टमर के ऊपर गिर गया। वो टीवी को देखकर पागलों की तरह हंसने लगा, जैसे उसका दिमाग रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि जिस इंसान को वो भिखारी नौकर कहता था, वो असल में लुओ फैमिली का फ्यूचर हेड निकला। उसकी हालत देखकर रेस्टोरेंट मैनेजर ने वहीं उसे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उस वक्त उसे नौकरी की परवाह भी नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह टूटा हुआ था। उधर हॉल में मैं धीरे धीरे याओ मिंग के सामने जाकर रुका और बहुत सॉफ्टली बोला, या। और तभी जाकर जैसे उसकी सेंसेस वापस आई, उसने मेरी तरफ देखा, फिर स्टेज की तरफ, फिर मेरी सिस्टर की तरफ, और धीरे से बोली, तुम। और मैं बस मुस्कुरा दिया। ग्रैंडफादर की आवाज फिर हॉल में गूंजी और उन्होंने ऑफिशियली मेरा इंट्रोडक्शन दिया। पूरा हॉल अपलॉज से भर गया, लेकिन ऑनेस्टली उस मोमेंट में मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहा था। कुछ सेकंड बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूरे हॉल के सामने कहा, और ये है मेरी वाइफ याओ मिंग। उस एक लाइन ने पूरा माहौल बदल दिया। हॉल में मौजूद कई लोग लिटरली शॉक में थे, क्योंकि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि फ्यूचर हेड ऑफ लो फैमिली पहले से मैरिड है, और वो भी याओ फैमिली की लड़की से। मेरी सिस्टर साइड में खड़ी क्वाइटली मुस्कुरा रही थी, जबकि ग्रैंडफादर ओपनली खुश दिख रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें पहली बार लगा कि फैमिली सच में कंप्लीट हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड खुद याओ मिंग थी, क्योंकि उसकी पूरी पिछली जिंदगी उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे याद आ रहा था कैसे वो मुझे हमेशा एक ऐसा आदमी समझती रही जो बस आराम पसंद है, जिसे एम्बिशन नहीं है, जिसे जिंदगी से ज्यादा उम्मीद नहीं है। और आज वही आदमी पूरे देश की सबसे ताकतवर फैमिली का अगला वारिस बनकर उसके सामने खड़ा था। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके पास वर्ड्स ही नहीं थे। मैं उसके करीब झुका और धीरे से कहा, अब समझ आया मैं इतना काम क्यों था। उसने बस धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डिसबिलीफ था। पार्टी उसके बाद और ग्रैंड होती चली गई। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, फॉरेन डेलीगेट्स सब एक एक करके मेरे पास आने लगे। कोई पार्टनरशिप की बात कर रहा था, कोई फ्यूचर प्लान्स की, लेकिन ऑनेस्टली उस वक्त मेरा ध्यान कहीं और था, क्योंकि मैं बार बार याओ मिंग का रिएक्शन देख रहा था। वो अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो पाई थी। मेरी सिस्टर उसे बार बार टीज कर रही थी और हर बार उसके गाल लाल हो जा रहे थे। ग्रैंडफादर तो ओपनली खुश थे। वो हर दूसरे आदमी से कह रहे थे,
देखो यही है मेरा पोता और उसकी वाइफ, और उनकी खुशी देकर पहली बार मुझे जेन्युइनली फील हुआ कि शायद मैंने सही रास्ता चुना है। रात काफी देर से खत्म हुई और जब हम वापस मैंशन लौटे तो पूरी राइड में याओ मिंग अनयूजुअली क्वाइट रही, जैसे उसका दिमाग अभी भी सब प्रोसेस कर रहा हो। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे उसने डोर बंद किया और बिना कुछ बोले मेरी तरफ मुड़ी, फिर अचानक गुस्से में बोली, तुम्हें अंदाजा भी है मैंने पिछले कुछ दिनों में कितना सोचा था। मैं प्रैक्टिकली हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने मेरे सीने पर हल्का मुक्का मारा और बोली, इडियट, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, क्योंकि मैं चाहता था इस बार कोई मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मुझे देखकर चुने। कुछ सेकंड के लिए वो चुप हो गई, फिर धीरे से मेरे पास आकर बोली, और अगर मुझे पहले पता चल जाता तब भी मैं तुम्हें ही चुनती। और ऑनेस्टली उस एक लाइन ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। अगले कुछ हफ्तों तक वो मुझे हर छोटी बात पर टीज करती रही, कभी यंग मास्टर बोलती, कभी इंटेंशनली बाउ करके मजाक उड़ाती, लेकिन उसके बिहेवियर में अब पहले से ज्यादा सॉफ्टनेस थी। दूसरी तरफ लुओ, बाइक और याओ ग्रुप्स ऑफिशियली मर्ज होने लगे, प्रोजेक्ट्स साथ चलने लगे और धीरे धीरे पूरा बिजनेस वर्ल्ड समझ गया कि अब पावर बैलेंस बदल चुका है। अगले 2 महीने प्रैक्टिकली फैमिली टाइम में बीते। ग्रैंडफादर मुझे बिजनेस सिखाते, मेरी सिस्टर हर दूसरे दिन फॉरेन स्टोरीज सुनाती और याओ हमेशा मेरे साथ रहती, कभी मीटिंग्स में, कभी डिनर पर, कभी बस लेट नाइट वॉक्स में। और फिर एक दिन अचानक उसने फैमिली मीटिंग बुला ली। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ थी। उसने धीरे धीरे कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स टेबल पर रखी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने रिपोर्ट्स उठाई और जैसे ही पढ़ा मेरे हाथ लिटरली रुक गए। याओ प्रेग्नेंट थी। कुछ सेकंड पूरा रूम साइलेंट रहा, फिर ग्रैंडफादर की आंखों में आंसू आ गए। मेरी सिस्टर एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी और याओ शर्म से सिर नीचे कर गई। हॉनेस्टली उस मोमेंट में मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी किसी दूसरी दिशा में मुड़ गई है। उस दिन पूरा मैंशन सेलिब्रेशन में बदल गया। ग्रैंडफादर सर्वेंट्स तक को बोनस बांट रहे थे। मेरी सिस्टर लगातार याओ को टीज कर रही थी और मैं बस उन्हें देख रहा था, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे समय बीता गया और 2 साल बाद हम सब एक साथ डिनर टेबल पर बैठे थे। ग्रैंडफादर हेड सीट पर, मेरी सिस्टर यूजुअल टीजिंग मूड में, याओ मेरे बगल में, और हमारा छोटा बेटा टेबल पर चम्मच बजाकर शोर मचा रहा था। पूरा माहौल नॉइजी था लेकिन स्ट्रेंजली पीसफुल भी। मैं कुछ सेकंड चुपचाप सबको देखता रहा और अचानक मेरे दिमाग में एक थॉट आया, अगर मैंने उस दिन फिर से सिर्फ पैसा और फ्रीडम चुना होता तो क्या मेरा अंत पिछली जिंदगी की तरह अकेले होता? लेकिन अगले ही पल मैंने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं था। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया। याओ ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। ग्रैंडफादर कुछ बोल रहे थे, मेरी सिस्टर हंस रही थी और उसी केओस में मुझे एहसास हुआ कि शायद जिंदगी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। शायद जिंदगी का मतलब बस उन लोगों के साथ होना है जो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। और इस बार मेरे पास वो सब था। मैं एक हस्बैंड था, एक फादर था, एक ब्रदर था, एक ग्रैंडसन था, और पहली बार मैं सच में जिंदा था। और उसके बाद मेरी जिंदगी चलती रही शांति से,